यूसीसी के समर्थन में मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी कहा, समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों को होगा लाभ, कुप्रथाओं का खत्म होना जरूरी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार, पीएम स्वास्थ्य योजना से लोगों को मिल रहा मुफ्त इलाज, टेक्नीशियन की कमी जल्द होगी दूर। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्ती, देहरादून एसएसपी अजय सिंह की चेतावनी, कहा धार्मिक भावनाओं से खेलने वालों पर होगा कानून का शिकंजा। हरिद्वार जिले में खनन पर रोक के बावजूद माफिया सक्रिय, गंगा नदियों और किसानों की जमीनों पर अवैध खनन जारी, पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो केंद्र ने 2025 तक उत्तराखंड को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने की सौगात दी है, जिसके चलते प्रदेश में बिजली संकट से लोगों को राहत मिलेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और केंद्र ने प्रदेश को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की सौगात दी है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया। सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बिजली की मांग की थी और केंद्र ने मांग को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस पथ पर निरंतर सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारी प्रगति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उसी क्रम में जो अभी हमें केंद्र ने इतनी बड़ी सौगात दी कि 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दी है। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में ही अतिरिक्त इसका कोटा जून 2025 तक बढ़ाया है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही आभार जताया। जिस प्रकार से वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात किए हैं, उत्तराखंड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बताया कि चिकित्सालय के अंदर टेक्नीशियन की कमी हो रही है, इसको जल्द ही दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता के लिए स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, समय समय पर बैठक करते रहते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चालू हो रही हैं और कहीं कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको तत्काल ही पूर्ण किया जाता है। वहीं सुरेश भट्ट ने बताया कि सभी जनता को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है और लाखों लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 5 लाख का इलाज मुफ्त सरकार के द्वारा किया जाता है। ये जनता के लिए प्रधानमंत्री का तोहफा है और इसी का लाभ प्रत्येक समाज के लोग उठा रहे हैं। सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, त्वरित गति से स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दी जाएं, सब प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसके लिए लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन भी किए जा रहे हैं और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर हमारे यहाँ जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनका थोड़ा जिस प्रकार से थोड़ा अभाव था, उसको लेकर के भी रास्ते निकाले गए हैं। प्रदेश में यूसीसी को लेकर लंबे समय से सियासत हो रही है। प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा अभी स्पष्ट नहीं है। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है। यूसीसी सभी धर्मों के हित में है। खासतौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वे सभी धर्मों के हित में बनाए जा रहे हैं। साथ ही कासमी ने कहा कि किसी भी समाज या धर्मों में जो कुप्रथाएं हैं निश्चित रूप से वे हटनी चाहिए। मुस्लिम धर्म में 3 तलाक या
एक से अधिक शादी जैसी कुप्रथाओं को हटाना बहुत जरूरी था। 8 साल से मुसलमानों को खास तौर से कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाए रखा और उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया और उन्हें लिखने पढ़ने नहीं दिया, यानी मुख्य धारा से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। उनका उद्देश्य यही था कि ताकि मुसलमान इस लायक न रहें कि वो अपने अच्छे और बुरे को पहचानें। मैं आज ये कह सकता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इस्लाम के भी नहीं है। यूसीसी का एक भी कानून किसी भी धर्म से नहीं टकराता है, इस्लाम से भी नहीं टकराता है और मुसलमानों को इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूं कि कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बराबरी मिलेगी। यूसीसी से कोई नुकसान किसी भी समुदाय का नहीं। हिमालय और गंगा बचाओ अभियान के तहत हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर संत समाज और भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने मिलकर गंगा पूजन और दुग्ध अभिषेक किया। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूजन के बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और गंगा के घटते वेग पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी को गंगा और हिमालय के अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। विधायक उपाध्याय ने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें समाज के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, डॉक्टर, वकील और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे। यह कमेटी हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी। पुत्र के रूप में हमारे माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी, परम पूज्य हमारे संतों के शिरोमणि परम पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज, आज तमाम सभी संतों को, सभी संगठनों को साथ में लेकर हिमालय बचाओ गंगा बचाओ को लेकर एक मुहिम यहाँ पर प्रारंभ की है। माँ हर की पेड़ी के सानिध्य में आज हम सब लोग ये संकल्प लेने आए हैं कि इस मुहिम को लेकर भारत के जन जन तक पहुंचाए। जिस उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार दोनों को ही यहाँ समन्वय करके सभी संगठनों को साथ में लेकर ये सचेत करने आए हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा सर्वत्र पूजनीय है, लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के तट पर रहने वाला प्रत्येक सनातनी यह चाहता है कि मैं एक बार ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर स्नान कर लूं। उसी प्रकार से यह जो लक्ष्य लिया है हिमालय बचाओ गंगा बचाओ और इसी से संतति बचेगी, तो यह लक्ष्य इसीलिए इसका शुभारंभ इसी ब्रह्मकुंड क्षेत्र से हुआ है। गंगा जो है प्रत्येक सनातनी के लिए नहीं वरन पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है और गंगा बचेगी तभी यह संसार बचेगा, हिमालय बचेगा। जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती है, उस दिन हम चेतन ज्योति आश्रम में हमारे परम पूज्य बाबा हठयोगी जी के सानिध्य में चर्चा हो रही थी। मेरे ऋषि शिवानंद जी से लेकर के हमारे नितिन जी से लेकर के सत्यनारायण जी, आज जो हम नहीं कह रहे, ये वैश्विक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले एकाध दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी। अगर वहाँ एक बर्फ बूंद नहीं बचेगी तो क्या गंगा बच जाएगी? क्या यहाँ हरिद्वार में ब्रह्मकुंड का जो गौरव है वो बच जाएगा? क्या प्रयागराज, क्या काशी और क्या गंगा सागर? और अगर बर्फ नहीं रहती हिमालय में तो ये तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक जो है शक्ति बने, नंबर 1 की अमेरिका के बराबर की शक्ति बने। ये एक प्रयास आज हमने यहाँ पर नवरात्र में शुरू की। लक्सर तहसील के रंजीतपुर रायघाटी गंगा नदी में रेत खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर चांदी काट रहे हैं। खनन माफिया किसानों के खेतों से भी खनन कर किसानों की फसलों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। किसान द्वारा शिकायत लक्सर एसडीएम से की गई। एसडीएम ने लक्सर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने खनन के लिए अलग से माइनिंग विभाग बनाया हुआ है, लेकिन हरिद्वार जिले में खनन पर रोक के बावजूद खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रायघाटी में 5 से 6 स्टॉक है और इन पर रात दिन खनन का कोई हिसाब नहीं। रात दिन ट्रैक्टर भी और बुग्गी भी जबरदस्त चल रही है। अगर इनका मैंने विरोध करा, मेरे खेत में से खनन कर रहे ट्रैक्टर वाले, तो मुझे पहला उन्होंने गाड़ी की रोक करी और मेरे साथ फिर मारपीट करी, जान से मारने की धमकी भी दी मुझे। मैं
आपके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, ये खनन रुकना चाहिए सर। कोई संज्ञान नहीं ले रहा, पूरी बरसात होगी चलते हैं, इस पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं कदम उठा रहा। पटवारी को बोला है, एक बार जांच कर लेंगे, थोड़ा पुलिस को भी बता दिया जाएगा भाई थोड़ा रात्रि गश्त जो है बढ़ा दें। पुलिस को थोड़ा सक्रिय रहेगी तो पुलिस को सक्रिय रहना जरूरी है, तो थोड़ा इन्फॉर्म को कर देंगे चौकी इंचार्ज को कि रात को, दिन में तो कोई बात नहीं, दिन में तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन रात को थोड़ा जो है चौकसी करें। कार्रवाई बिल्कुल होगी। अगर वो बिना पोर्टल के माल बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अवैध रूप से माल बेच रहे हैं, तो उसको चेक कर लिया जाएगा पोर्टल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पोर्टल में कितना है, मौके पे कितना है, उसको चेक कर लिया। 16 अक्टूबर 2024 को आरटीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में होनी है। इसको लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि इस बैठक में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें कि देहरादून हरिद्वार जिलों से डायरेक्ट प्राइवेट बसों की सेवा पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे टिहरी उत्तरकाशी में उपलब्ध कराना है जैसे विषयों पे चर्चा की जाएगी। और इसमें नेशनल हाईवे पे पत्थर के टुकड़ों की वजह से, मार्ग ठीक न होने की वजह से जो बसें नहीं जा पा रही थी, वह बस सरकार के निर्णय लेने के बाद बस जाएगी। साथ ही हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों को मार्ग के लिए डोनिटिफाई किया जाएगा, जैसे संचालन बस का हो सके। इसके अलावा देहरादून जिले में विक्रम संचालकों के वाहन को भी मॉडिफाई किया जाएगा और जिसके माध्यम से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अक्टूबर 2024 को आरटीए की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता माननीय गढ़वाल कमिश्नर साहब करेंगे। इसके अंतर्गत 2-3 मुद्दे बहुत मुख्य हैं, जैसे एक कि देहरादून और हरिद्वार जिलों से डायरेक्ट प्राइवेट बस की सेवा पहाड़ के जिलों में उपलब्ध कराना, जैसे टिहरी उत्तरकाशी। उसके लिए जो मार्ग नेशनल हाईवे के टुकड़े पड़ रहे थे जहां से कि परमिट नहीं दिए जा सकते थे, अब वो सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि उनमें मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्राइवेट बसेस को हम डायरेक्ट परमिट दे सकते हैं पहाड़ पर जाने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास हरिद्वार क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बसेस की सेवा देने के लिए कई मार्गों को डी नोटिफाई किया है हमारे सरकार के निर्णय ने। उसके माध्यम से भी हम बसेस का संचालन कर पाएंगे। देहरादून शहर के अंदर जो विक्रम है, विक्रम के संचालकों को हम लोग नई तरह की गाड़ियां देना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग बैठक में निर्णय लेने वाले हैं और इन विक्रमों को कन्वर्ट कर। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। तो उनसे यही अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम कर रही है। पूर्व में भी जो मामले हुए उस पर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एसएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाएगा। विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। तो ऐसे लोगों को चेतावनी भी देता हूँ कि अन्यत्र विभिन्न ग्रुपों में जो सर्कुलेट करते हैं, चूंकि इसमें हमारी एलआईयू की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार इसमें मॉनिटरिंग करती है सोशल मीडिया की, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या कुछ आमदा होते हैं तो नेचुरल सी बात है कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा जाएगा। हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक निजी होटल में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में छात्रों न सिर्फ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया बल्कि सामाजिक जागरूकता के संदेश भी साझा किए। महोत्सव का उद्देश्य समाज में विभिन्न मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके महत्व से अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जहां छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, गायन और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित किया है।
इसके साथ ही बच्चों ने विभिन्न मानकों और उनके सामाजिक महत्व पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डे मानक महोत्सव के रूप में आज यहाँ पर मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर सारा इंतजाम किया गया। बच्चों की एग्जीबिशन भी लगाई गई जिसमें बच्चों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। हर प्रोडक्ट के मानक होने चाहिए, उपभोक्ता को बताना चाहिए जो चीज़ वो परचेज कर रहा है उसके मानक क्या है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। तो ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और जरूरी डिपार्टमेंट है और उपभोक्ता के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, जिसकी कीमत दे रहे हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या मानक है। चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे यूटेंसिल्स हो, कोई प्रोडक्ट मैं समझता हूँ अगर बाजार में बिक रहा है तो उसके मानक तय होने चाहिए और ये डिपार्टमेंट को इसके बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहिए। जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है, इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए जाते हैं या औद्योगिक विकास या जिस तरह से आज हमारे देश के विकास में हमारे देश की सुरक्षा, व्यवस्था और स्वास्थ्य और मैं कहूँ तो पर्यावरण भी, उन सब में जिस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय मानक ब्यूरो निभा रहा है और उसी के साथ जिस तरह से पूरे देश को अवगत कराया जा रहा है, उसी में एक कड़ी आज ये भी थी जिससे कि अपने जितने भी औद्योगिक संस्थान, जितने भी अपने मानक ब्यूरो से जुड़े, मानक से जुड़े हुए संस्थान हैं, मैं कहूँ तो सभी हैं, उन सब के ऊपर भी एक तरह से आगे बढ़ने की गति है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतने खबरों का अपडेट कर देखते रहिए IND24। नमस्कार।